Welcome to my channel Alka Classes. Today I will explain second chapter of Snapshot book, The Address, written by the writer Marga Minko, who was born in 1920. She was Dutch journalist and a famous writer. Students, the title of your chapter is The Address. It means the whole chapter revolves around an address, and that address is number 46 मार्कोनी स्ट्रीट. इस चैप्टर में एक एड्रेस है जो है नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट. Firstly, I will tell you about the chapter. This thing is described in this chapter. Dear students, this is a short story. This is a very heart-touching story, and this is a short story highlighting human predicament. Predicament means condition. ये story क्या highlight करती है? Human condition को highlight करती है. That follows war means जो war है, war means युद्ध. जो वार है उसके बाद ह्यूमन बींग्स की क्या कंडीशन होती है, उन्हें किन पेन को सफर करना पड़ता है, ये स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया है. द स्टोरी ब्यूटीफुली डेलिनिएट्स मीन्स डिस्क्राइब्स द पेन. ये स्टोरी क्या डिस्क्राइब करती है? पेन, एंग्विश एंड मेंटल टॉर्चर ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द वार. कि वार के बाद जो बच जाते हैं वो कैसे सफर होते हैं, कैसे उनको दर्द होता है. क्योंकि आपने देखा होगा कि वार में किसी के डियर वंस हैं वो मर जाते हैं, तो उन पे जो पीछे बचते हैं उनके ऊपर क्या बीतती है, तो वो सब इस चैप्टर में दिखाया गया है. वार ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन. आप सभी को पता है कि वार है वो कभी भी ह्यूमन बीइंग के फेवर में तो हो ही नहीं सकते. वार से हमेशा क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है. पेन एंड लॉस ऑफ लाइव्स, और लोग मरते हैं, उनकी लाइफ जाती है. विच इम्पैक्ट ह्यूमन बींग्स इन वेरियस वेज, और इनका असर किसके ऊपर होता है? ऑब्वियसली जो बाद में ह्यूमन बींग्स बचते हैं उनके ऊपर होता है. However, this story speaks about the narrator and mother's life. ये स्टोरी है, ये नरेटर उसकी मदर की लाइफ के बारे में है. How they are disrupted due to war, कि वार की वजह से, कि वार है वो कैसे, वार का उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है. तो स्टूडेंट्स, द स्टोरी द एड्रेस is a very heart touching story of Marga Minko. Marga Minko, writer of the chapter and narrator of the chapter. During World War II, it means the background of the chapter is World War II. During World War II, Germany attacked Holland. A woman with her daughter has to flee. Flee means भाग जाना. Has to flee फ्रॉम हर होम. एक वुमेन है, उसको अपने डॉटर के साथ अपने घर से भाग जाना पड़ता है. वॉर टाइम में द मदर डाइज, और वॉर टाइम में रिजल्ट क्या होता है कि उसकी मदर है डॉटर की, वो मर जाती है. लॉन्ग आफ्टर द वार द डॉटर कम्स बैक, और वार के काफी दिनों बाद डॉटर वापस अपने टाउन आती है. शी मीट्स द वुमेन विद whom हर मदर हैड लेफ्ट ऑल द बिलोंगिंग्स, और वापस आके वो उस वुमेन से मिलती है जिसके पास उसकी मदर अपनी सारी बिलोंगिंग्स मीन्स नाइस थिंग्स, अपनी सभी अच्छी जो चीजें होती हैं उनको छोड़ के गई थी. उस वुमेन के पास नाइटर जाती है. द वुमेन इवन रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज हर, लेकिन जिसके पास वो छोड़ के जाती है वो अपनी नाइस थिंग्स को, वो नाइटर को पहचानने से भी मना कर देती है. तो अब मैं इस चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ. फर्स्ट इज मिसिज एस. एस ये नाम है. मिसिज एस, शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड लेडी. बहुत ही काइंड हार्टेड थी वो. सिंपल वुमेन. ट्रस्टवर्दी मीन्स एबल टू ट्रस्ट, जिसपे हम बहुत इजीली विश्वास कर सकते हैं, वो इस टाइप की लेडी थी. लविंग एंड केयरिंग, वो अपने डॉटर से बहुत लव, उसकी केयर करती थी. She was very generous and fond of collecting valuable things, और valuable things collect करने का उसे बहुत ही शौक था. किसको? मिसिज एस को.
मार्गा मिंको। सेकंड कैरेक्टर इज मार्गा मिंको, जो कि हमारे राइटर भी है। मार्गा मिंको, शी इज नरेटर ऑफ द स्टोरी एंड डॉटर ऑफ मिसिज एस। मिसिज एस की डॉटर है, चैप्टर की नरेटर है। काइंड हार्टेड लाइक हर मदर। शार्प ऑब्जर्वर। शार्प ऑब्जर्वर मीन्स जो चीजों को देख के बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो होता है शार्प ऑब्जर्वर। किसी इंसान को देख के ये इंसान कैसा है बहुत जल्दी समझ जाता है, तो वो होता है शार्प ऑब्जर्वर। डच गर्ल, सी वॉज डच गर्ल। मिसिज डोर्लिंग। मिसिज डोर्लिंग ग्रेडी, ये बहुत ही लालची होती है। सेल्फिश, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मीन्स नॉट ऑनेस्ट। लैक ऑफ सिंपैथी एंड ह्यूमन फीलिंग्स, उसके अंदर बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है किसी के लिए, और जो ह्यूमन फीलिंग्स होनी चाहिए एक लड़की के अंदर, वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। एक्वेंटेंस ऑफ मिसिज एस, ये मिसिज एस की एक पुरानी जानकार होती है। डबल फेस्ड। डबल फेस्ड मीन्स जिसको हम दोगला बोलते हैं, कि सामने से कुछ और पीछे से कुछ, तो वो कौन होती है? वो इस चैप्टर में मिसिस डोर्लिंग होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको कैरेक्टर्स इस चैप्टर के आई थिंक क्लियर होंगे। इसमें मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। एक और है जो कि मिसिस डोर्लिंग की डॉटर होती है, मिसिस एस, मार्गा मिंको, मिसिस डोर्लिंग एंड मिसिस डोर्लिंग्स डॉटर। ये कैरेक्टर्स इस चैप्टर में डिस्क्राइब किए गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी चैप्टर की समरी। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही हार्ट टचिंग चैप्टर है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, और साथ साथ ये देखना है कि कहाँ पे क्यों कौन सा क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, और यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है तो कहाँ पे आ रहा है। क्लियर? अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो हमारी नरेटर मार्गा मिंको है, वो मिसिस डोर्लिंग के डोर पे होती है। मिसिस डोर्लिंग जो कि नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, उसके डोर पे है नरेटर। अब नरेटर का यहाँ पे आने का रीजन क्या है कि जो वार हो रहा है, वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा है, उस टाइम पे नरेटर की मदर मिसिज एस, वार के टाइम पे उसकी मदर है, वो अपनी सारी नाइस थिंग्स को, अपनी एंटिक थिंग्स को मिसिज डोर्लिंग को दे देती हैं। क्यों देती हैं वो? ताकि वो टाइम में उसकी थिंग्स है वो उसके पास सेफ रहे, ये सोच के वो उसको दे देती है। और वार टाइम में क्या होता है, मिसिज ऐसे उसकी डेथ हो जाती है और बचती है मार्गा मिंको। तो वार के काफी दिनों बाद मार्गा मिंको है अपनी नाइस थिंग्स को वापस लेने के लिए कहाँ पे आई हुई है? मिसिज एस के पास, मिसिज डोर्लिंग के पास आई हुई है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में मार्गा मिंको है, वो डोर को, वो डोरबेल बजाती है मिसिस डोर्लिंग के घर की, और ये कहती है कि डू यू स्टिल नो मी, क्या अब भी आप मुझे जानती हैं? अब वो ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि बहुत टाइम पहले मार्गा मिंको एक बार मिसिस डोर्लिंग से मिली थी, वो भी बहुत टाइम पहले मिली थी। उसकी मदद से तो मिसिस डोर्लिंग मिलती रहती थी, लेकिन नेटर से वो नहीं मिली थी, एक ही बार, वो भी थोड़ी सी देर के लिए। इसलिए वो पूछ रही कि डू यू नो स्टिल मी। तो यहाँ पे मिसेज डोर्लिंग है, वो उसको पहचान जाती है कि ये कौन है। उसके बाद भी वो कहते हैं कि नो आई डोंट नो यू, कि मैं तुम्हें नहीं जानती। वो जानबूझ के ऐसा बोलती है। अब वो ये कहते हैं कि आई एम डॉटर ऑफ मिसिज एस, तो उसके बाद भी वो पहचानने से मना कर देती है, वो उसको नहीं पहचानती। और मिसिस डोर्लिंग है वो डोर को ओपन करती है, तो बिल्कुल ही चिंक, चिंक मीन्स बिल्कुल थोड़ा सा ओपन करती है डोर को। उसको ये लगता है कहीं डोर को और ज्यादा ओपन करूं ये अंदर ना आ जाए, इसलिए वो थोड़ा सा डोर को ओपन करती है। और फिर यहाँ पे नेट ये सोचते हैं कि हो सकता है उसने किसी रोंग डोर की बेल है वो बजा दी हो, वो रोंग एड्रेस पे आ गई है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये फ्रेम होता है कि मार्गा मिंको को ऐसा क्यों लगता है कि वो रोंग एड्रेस पे आ गई? तो उसे क्यों लगता है? क्योंकि जो लेडी है वो उसको पहचानने से मना कर रही है, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि वो रोंग एड्रेस पे आ गई। अब मार्गा मिंको वापिस जाने वाली होती है, तभी वो ऑब्जर्व करती है कि जो मिसिस डोर्लिंग है उसने ग्रीन नेटेड कार्डिगन पहन रखा है,
जो कि वुलन का है और वो रियल में उसकी मदर का है, मिसिज एस का है। और उसके जो वुलन बटन है वो बार बार वॉश की वजह से फेड हो गए थे। अब उस ग्रीन निटेड कार्डिगन को देख के मार्गा मिंको को श्योर होता है कि वो राइट एड्रेस पे है। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये फ्रेम होता है कि उसे श्योर कैसे होता है कि वो राइट एड्रेस पे है, वो रॉन्ग एड्रेस पे नहीं है। कब होता है? जब वो ये देखती है कि मिसिस डोलिन ने उसकी मदर का ग्रीन नेटेड कार्डिगन पहन रखा है, उसके जो बटन है वो बार बार वॉश की वजह से फेड हो गए हैं, तब उसे श्योर हो जाता है कि वो कैसी है, वो राइट एड्रेस पे है। अब मार्गा मिंको ये कहती है कि यू न्यू माई मदर, कि तुम मेरी मदर को जानती थी। अब यहाँ पे मिसेस डॉली को लगता है किसने मुझे पहचान लिया, तो वो ये कहती है कि हैव यू कम बैक, मुझे तो ये लगा था कि तुम में से कोई भी वापस नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जो मिसेज डोलिंग होती है बहुत ही ग्रीडी नेचर की थी, उसे ये लगा था कि वो सारा सामान है वो अपने पास ही रख लेगी, वार टाइम में डॉटर और मदर दोनों मारी जाएंगी और जो भी उनकी थिंग्स थी वो उनके पास ही, उसके पास ही रह जाएंगी। तो वो मार्गा मैम को कहती है कि ओनली मी, उसकी मदर है वो वार में मर चुकी है तो केवल वो बची है। अब इतना सुनने के बाद भी मिसेस डोलिंग है उसको, उसके माइंड में ये नहीं आता कि ये डॉटर है, ये लड़की अकेली है, इसको अंदर लेके आऊं, इसे सिंपैथी, इसको कंसोल करूं, समझाऊं, कुछ नहीं। उसे ये लगता है कि अंदर आएगी तो सामान वापस मांगेगी। वो ये कहती है आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तो मार्गा मेरे को ये कहती है कि मैं इतनी दूर से ट्रेन से आई हूँ तो कुछ टाइम के लिए मुझसे बात कर लो, लेकिन यहाँ पे मिसिस डोलिंग इतनी र्यूड नेचर की है कि वो उससे बात करने से मना कर देती है। वो ये कहते हैं आई कांट सी यू दिस टाइम, कम अनदर टाइम, कि फिर कभी आना, अब मेरे पास टाइम है ही नहीं। और वो इतना कह के डोर को क्लोज कर लेती है मिसेस डोलिंग। अब मार्गा मिंको, जिसकी मदर ऑलरेडी मर चुकी है, वो डोर के पास खड़ी हुई है। अब वो नीचे आती है, वो फिर से नेम प्लेट को देखती है, तो जो नेम प्लेट है उस पे लिखा हुआ है डोर्लिंग और व्हाइट इनामेल है, उस पे ब्लैक कलर से लिखा हुआ है डोर्लिंग। और नंबर और थोड़ा सा ऊपर जो जैम है उसके ऊपर लिखा हुआ है नंबर 46 और वो स्ट्रीट है मार्कोनी स्ट्रीट। वो फिर से नेम प्लेट को देखती है और वापस स्टेशन की ओर वो चली जाती है क्योंकि वो ट्रेन से आई थी। अब रास्ते में वो अपनी मदर के बारे में सोच रही है जो कि इस वर्ल्ड में है ही नहीं। वो मदर के बारे में सोचती है तो वो ये सोचती है कि उसकी मदर ने ही मुझे ये कि मेरी मदर ने मुझे ये एड्रेस दिया था। अब वो ये सोच रही है कि कैसे, एक बार मार्गा मिंको है वो कहीं बाहर पढ़ती थी तो वहां पे वो आई हुई थी अपने घर पे, तो वो ऑब्जर्व करती है कि उसके रूम में और उनके घर में उनकी बहुत सी वैल्यूएबल थिंग्स हैं वो मिस हैं। तो वो अपनी मदर से पूछती है कि उनके रूम में और घर में इतनी जो वैल्यूएबल थिंग्स थी वो मिस क्यों है। तो यहाँ पे उसकी मदर है मार्गा मिंको की, वो सरप्राइज होती है कि उसकी डॉटर बहुत ही शार्प ऑब्जर्वर है कि उसने आते ही नोटिस कर लिया कि उनकी वैल्यूएबल थिंग्स हैं वो मिस है। अब यहाँ पे उसकी मदर है वो बताती है मिसिस डोलिंग के बारे में। तो ये भी क्वेश्चन है कि हाउ मार्गा मिंको वो शार्प ऑब्जर्वर। सेकंड क्वेश्चन है कि मार्गा मिंको की मदर है वो फर्स्ट टाइम मिसिस डोलिंग के बारे में उसे कब बताती है। वो ये कहती है कि जो मिसिस डोलिंग है वो उनकी ओल्ड एक्वेंटेंस है। एक्वेंटेंस मीन्स जानकार, वो उनकी ओल्ड एक्वेंटेंस है और बीच में उससे उन दोनों का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं था। बहुत टाइम के बाद दोबारा से जो मिसिस डोलिंग है वो उसकी मदर के कांटेक्ट में आती है और फिर वो रेगुलर कांटेक्ट में रहती है। अब जब भी वो उनके घर पे आती है तो हर बार वो कुछ ना कुछ सामान लेके जाती है, अपनी बैग में भर के लेके जाती है। फर्स्ट टाइम में वो उनकी जो टेबल सिल्वर थी वो सारी लेके जाती है। मिसिस डोलिंग है वो मिसिस एस के घर से फर्स्ट टाइम में क्या लेके गई, टेबल सिल्वर लेके गई। उसके बाद एंटीक प्लेट्स थी उनकी जो भी, सेकंड टाइम वो लेके गई। उसके बाद जो उनके लार्ज वेजेस थे, वेजेस में फूलदान, वो लेके गई। और वो मिसिस एस कहती है कि मुझे तो कई बार डर भी लगता है कि ये इतना अपना बैग को इतना हैवी करके लेके जाती है कि कहीं इसकी जो कमर है उसमें दर्द ना हो जाए। अब वो ये कहती है
कि वो ये सारा सामान क्यों लेके जाती है, क्योंकि वो ये चाहती है कि हमारी नाइस थिंग्स हैं वो उसके पास सेफ रहें, वो हमारे नाइस थिंग्स को बचाना चाहती है, इसीलिए वो उनको वन बाय वन लेके जा रही है। तो जो नरेटर है वो ये पूछती है अपनी मदर से कि मतलब क्या आप श्योर हो इस बात को लेके कि उसके पास हमारी सारी नाइस थिंग्स हैं वो सेफ रहेंगी, क्या आपने कभी पूछा है उनसे। तो यहाँ पे मिसेज एस है वो अपने डॉटर को स्कोल्ड करती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पूछना नहीं चाहिए, उसे बहुत ही बुरा लगेगा। एक तो पहले से ही उसने मुझे ये बात कही है कि मिसेस डोलिन ने उससे ये बात कही थी कि मैं तुम्हारे थिंग्स को अपने पास सेफ रख लूं, और ऊपर से हम उससे पूछेंगे तो उसे बुरा लगेगा। अब ये सब सोचते हुए मार्गा मिंको वापस स्टेशन पे आ गई। ये सब वो रास्ते में सोच रही होती है। मिसेस डोलिन के घर से निकलने के बाद उसने सोचना शुरू किया था, अब वो स्टेशन पे आ गई। अब स्टेशन पे आने के बाद वो फिर से मिसेस डोलिंग के बारे में याद करती है कि मिसेस डोलिंग को उसने फर्स्ट टाइम कहाँ देखा। तो यहाँ पे मिसेस डोलिंग और उसकी जो मार्गा मिंको है उनकी फर्स्ट मीटिंग हम बोल सकते हैं कि कैसे हुई थी। कि जो मार्गा मिंको है वो अपने घर आई हुई थी, वो सुबह लेट उठती है और वो जब नीचे आती है उस टाइम पे वो देखती है कि उसकी मदर मिसेस एस है वो किसी को बाहर छोड़ने के लिए जा रही है। तभी नाइट नीचे आती है तो वो ये कहती है कि सी इज माई डॉटर मार्गा मिंगो। तो जो जिसको छोड़ने जा रही होती है वो मिसेस डोलिंग होती है। उसने अपना बैग है वो सामान का भर रखा है अच्छे से, वो रैक के नीचे से सामान निकालती है और उसने शेपलेस हैट पहन रखी है, ब्राउन कोट डाल रखा है मिसेस डोलिंग ने। तो वो उसको देखती है मार्गा मिंको को, वो भी एक बार देखती है। ये उनकी छोटी सी मीटिंग होती है। उसके बाद वो डायरेक्ट कहाँ मिलती है, उसके घर पे मिलती है, उससे पहले वो नहीं मिलती। अब मिसिस डोलिंग को छोड़ के जब मिसिस एस वापस आती है तो वो बताती है कि ये मिसिस डोलिंग थी, ये नंबर 46 में रहती है मार्कोनी स्ट्रीट में, इस एड्रेस को याद रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो मिसिस एस है वो अपनी डॉटर को नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट ये एड्रेस कब देती है और क्यों देती है। तो आई थिंक आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद वार होता है, वो सोच रही है, वार में उसकी मदर की डेथ हो जाती है। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि हर वार के बाद नॉर्मल तो होना ही होता है। तो नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल होने के कुछ टाइम बाद तक भी ये रहता है कि लोग हैं वो रात को बाहर निकलने से डरते हैं, क्योंकि इतना खौफ हो जाता है वार के बाद। तो लोगों को नींद भी नहीं आती कई दिन तक। तो और माला मिंको को ये लगता है कि उसे अपनी मदर की तो बहुत याद आती है, उसे अपनी नाइस थिंग्स की भी याद आती है, लेकिन वो ये सोचती है कि वो उन थिंग्स को वापस नहीं लेके आएगी, क्योंकि उसका एक छोटा सा रूम है, उसके पास जो सामान है वो सफिशियंट है। अब एक दिन वो बहुत ही एक्साइटेड होती है, वो ये सोचती है कि जो अपने उसकी जो एंटिक थिंग्स थी जो उसकी मदर से बिलोंग करती हैं, जिसका रियल ओनर है उसकी मदर है, वो उन चीजों को देखे, वो उनको टच करे, क्योंकि अपना सामान होता है उससे हमारा अटैचमेंट अलग ही होता है। तो मार्गा मिंगो को ऐसा लगता है एक दिन कि वो अपनी चीजों को देखे, उनको टच करे, इसीलिए वो कहाँ पे गई थी, वो मिसेस रोलिंग के एड्रेस पे गई थी। लेकिन उसकी जो फर्स्ट विजिट थी वो बिल्कुल ही वेन थी, यूजलेस थी, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब कुछ दिनों के बाद वो दोबारा से एक ट्राई करना चाहती है, दोबारा से उसके एड्रेस पे जाना चाहती है। अब वो फिर से उसके एड्रेस पे चली जाती है। अब इस टाइम डोर ओपन करती है a 15 years old girl and she was the daughter of Mrs. Dorling, because that time Mrs. Dorling was out of town, वो बाहर गई होती है। उसकी डॉटर ओपन करती है, उसकी डॉटर को ये सब नहीं पता होता कि उसकी मदर ने इनका सामान है वो ला रखा है, उनके घर में जो भी एंटिक थिंग्स हैं, जो भी वैल्यूएबल थिंग्स हैं, वो मार्गा मिंको की है। उसकी डॉटर को नहीं पता होता। वो उसको अंदर लेके जाती है, और अंदर लेके जाती है वो उसको लिविंग रूम में, जो ड्राइंग रूम है उसमें लेके जाती है। वो अपनी थिंग्स जो उनके घर में एंटिक थिंग्स लगी हुई हैं उनको दिखाती है। और लेकिन मार्गा मिंको को उसके इशारे की कोई जरूरत है नहीं कि वो दिखाए तो ही देखे। जब मार्गा मिंको अंदर रूम में एंट्री करती है
तो उसे अपनी थिंग्स है वो दिखाई देती हैं सारी, जो कि मिसेस डॉर्लिंग के घर पे रखी हुई हैं। अब वहां पे वो ऐसा रियलाइज करती है कि वो इस जगह को जानती भी है और नहीं भी जानती, इस रूम को जानती भी है और नहीं भी जानती। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन भी है, क्योंकि वो रूम है वो उसका नहीं है, लेकिन उस रूम में जो भी थिंग्स रखी है वो किसकी है, वो उसकी खुद की अपनी है। अब उसके बाद वो ये ऑब्जर्व करती है कि जो उसकी थिंग्स हैं वो बिल्कुल ही टेस्टलेस वे में रखी हुई है। मीन्स जो मिसेस डॉर्लिंग है उसका घर बिल्कुल ही मैसी था, वेल अरेंज नहीं था, तो उसे कंफर्टेबल फील नहीं होता कि उसकी जो इतनी वैल्यूएबल थिंग्स हैं वो ऐसे एटमोसफियर में रखी हुई हैं, उनके घर के अंदर से स्मेल भी आ रही होती है। अब जो डॉटर है वो उसको एक चेयर देती है और टेबल के पास उसको बिठा देती है, उससे चाय के लिए पूछती है। तो जब वो टेबल चेयर पे बैठती है तब वो टेबल क्लॉथ को हाथ में लेती है। वो टेबल क्लॉथ भी किसका होता है, मार्गा मिंको का ही होता है। वो टेबल क्लॉथ को हाथ में लेती है, फिर उसको रब करती है, फिर वो पास्ट की मेमोरीज में चली जाती है। फिर वो देखती है कि इस टेबल क्लॉथ पे एक बर्न मार्क था, मीन्स जले हुए का निशान था। उसकी आंखें हैं वो उस बर्न मार्क को सर्च करती हैं और कुछ देर के बाद उसे वो बर्न मार्क मिल भी जाता है। अब जो लड़की है वो टी रेडी करती है, वो ये कहती है कि उसकी मदर है वो आने वाली है, तो वो उसके लिए टी रेडी करेंगी। वो मार्गा मिंको के लिए भी टी रेडी करती है। अब वो जब टी डालती है तो वो व्हाइट पॉट में डालती है। वो व्हाइट पॉट है वो भी किसका है, मार्गा मिंको का है। व्हाइट पॉट होता है और उसका जो लिड मीन्स ढक्कन है उसका बॉर्डर है वो गोल्ड का है, वो भी मार्गा मिंको का ही है। अब मार्गा मिंको उनको देखती है। उसके बाद वो लड़की है मिसेस डॉर्लिंग की, वो एक बॉक्स में से सिल्वर स्पून निकालती है। वो स्पून भी किसकी है, वो भी मार्गा मिंको की है। तो मार्गा मिंको है वो हर एक सामान से जो मेमोरीज अटैच है उनको वो याद करती है। वो अपनी मदर को याद करती है। वो याद करती है कि कैसे उसकी मदर ने एक बार उसे ये कहा था कि जो सिल्वर है उनके ऊपर पॉलिश करवा दो, क्योंकि उस दिन मार्गा मिंको बीमार होती है, वो घर पे होती है, तो उसकी मदर है वो पॉलिश करने में उसकी हेल्प चाहती है। उस टाइम पे मार्गा मिंको को पता चला था कि उसके घर में जो भी कटलेरी है वो सिल्वर की है, वो सारे बर्तन हैं जो भी है वो सिल्वर के हैं। अब जो मार्गा मिंको है वो एकदम से खड़ी हो जाती है। वो खड़ी होने के बाद एकदम से जंप कर खड़ी होती है। वो अपनी वॉच को देखती है, वो ये कहती है कि वो तो टाइम को भूल ही गई थी, मीन्स उसके ट्रेन का टाइम हो गया है, अब वो जाना चाहती है। तो वो लड़की है वो ये कहती है कि लेकिन तुम तो मदर से मिलने के लिए आई थी, क्या तुम उनसे मिलके नहीं जाओगी। और लेकिन मार्गा मिंको फटाफट से वहां से निकल लेती है, बिना मिसेस डॉर्लिंग से मिले हुए, बिना अपनी वैल्यूएबल थिंग्स को लिए हुए वहां से वो चली जाती है। डोर से बाहर आते ही वो फिर से नंबर प्लेट को देखती है। नंबर प्लेट पे लिखा होता है डॉर्लिंग, वही नंबर प्लेट होती है, सॉरी नेम प्लेट। नेम प्लेट को देखती है वो कि एड्रेस है बिल्कुल राइट है। अब वो वापस जाती है स्टेशन पे और रास्ते में वो डिसाइड करती है कि अब वो इस एड्रेस को भूल जाएगी, क्योंकि जो सारी थिंग्स हैं वो किससे रिलेट करती हैं, वो उसकी मदर से रिलेट करती है। उसकी माइंड में उसकी मदर की मेमोरीज होती हैं। वो ये कहती है कि मदर को बोलना तो पॉसिबल है नहीं, तो वो क्या करेगी, वो इस एड्रेस को ही भूल जाएगी। लेकिन पॉसिबल तो उसके लिए भी नहीं होगा कि वो एड्रेस को भूल जाएगी। क्या उसके लिए पॉसिबल होगा, नहीं होगा, लेकिन वो ट्राई करेगी कि वो इस एड्रेस को भूल जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके चैप्टर की समरी है वो ओवर हो जाती है। तो आई थिंक आपको समरी क्लियर हो गई होगी। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.